उम्मीद अभी भी नहीं, आज भी। ये मत कहना निराशावादी हूँ, मुझे आज भी उम्मीद नहीं लग रही है कि समाज के ये लोग मानेंगे और ये चुन के जो मिशनरी साथी कोई अगर लड़ रहा है या लड़ाए, उसको चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। फिर वही खेमेबंदी होगी, फिर वही दारू की पार्टियां तो खैर शुरू हो चुकी होंगी। लक्ष्य है, पर जब दलित जब तक इकट्ठा नहीं हो तब तक बहुजन की बात करना बेईमानी होगा। पहले दलित को इकट्ठा कर लें, उधर मुस्लिम को अपने साथियों को लगाएं तो मुस्लिम को इकट्ठा करो, ओबीसी को लगाएं तो ओबीसी को इकट्ठा करो। इस तरह करके जब हम इकट्ठे हो जाएंगे फिर चारों साथ बैठ सकते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि मिशनरी ओबीसी निकालो, मिशनरी एससी निकालो, मिशनरी एसटी निकालो, मिशनरी माइनॉरिटी निकालो और उनको तय करके टारगेटेड उनको वोट करवाएं और उनको जिता के दें, ताकि वो बार काउंसिल में जाके हमारे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वहाँ पर प्रस्ताव पास करें फिर कि भाई आगे से एससी के 25 में से इतने रिजर्व होंगे, इतने ओबीसी के रिजर्व होंगे, इतने माइनॉरिटी के रिजर्व होंगे। ये लेकिन तब कर पाएंगे जब हमारी सह हो। जो हमारे बीच में से इसी संगठन से इन्हीं मीटिंगों से निकल के पहले विधायक बने, फिर मंत्री बने और आज जो है कांग्रेस में राष्ट्रीय चेयरमैन है SC ST के सेल के। तो मैं ऐसे हमारे मजबूत शख्सियत को, हमारे जो है आइडल मार्गदर्शक को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और उनको तो कुछ सूर्य को क्या दिया दिखाए, उनको बस सब कुछ सूर्य के अंदर है। एक स्कूल ऑफ थॉट है हमारे बाबा साहब के बारे में, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। भाई राजेंद्र पाल गौतम जी। सबसे पहले तथागत बुद्ध बाबा साहेब और सभी समाज के महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पे आसीन और मंच के सामने आसीन सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाए। साथियों, धन्यवाद उदित जी का कि उन्होंने सबको एक साथ बैठने का मौका दिया। जस्टिस सुरेश कैथ और मेरी करीब 3 महीने पहले बातचीत हुई थी कि हम लोग समाज के लोगों को साथ बिठाते हैं और समझाते हैं कि भाई समाज में से चुन लो 4-5 लोग और उन 4-5 को ही लड़ाया जाए, सब मिल के लड़ाएँ, ताकि इस बार इस इतिहास को बदल सके, हारने का सिलसिला ख़त्म हो। तो मैंने महीने भर पहले सुरेश कैथ जी से बात की, मैंने कहा वो मीटिंग बुला लें, काफ़ी टाइम हो गया, टाइम लटकता जा रहा है। उन्होंने कहा यार मैंने कोशिश कर ली लेकिन लोग जो है वो तैयार नहीं है, बेकार जाएगा, बेइज्जती और होगी हमारी, और वो काम छूट गया। बहरहाल फिर मीटिंग की सूचना जब डॉक्टर साहब का उदित राज जी का फ़ोन आया तो मैंने कहा नहीं ये मीटिंग तो फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए हमें। और मैं एक मीटिंग में था, वो मीटिंग भी मैंने जल्दी ख़त्म करवा के वहाँ से मैं सीधा आया हूँ। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिकल है और जो सामने आती हैं। जैसा हमारे साथी सुनील जी ने कहा कि ओबीसी तो कई जीत के जाते हैं, ओबीसी जीत के नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि ओबीसी कई जीत के जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों की ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला है, उनमें से कुछ दबंग जाति, गुर्जर, जाट, यादव, केवल 3 जातियों में से अपने पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं और पैसे के दम पे जीत के आते हैं। वो हज़ार लोगों का पूरा सब्सक्रिप्शन अपने अकाउंट से जमा करवा देते हैं और उनको वहाँ से लेके आते हैं गाड़ियों में भर के, उनका ठहरने का इंतज़ाम और मीट शराब का इंतज़ाम करवाते हैं और वो गुलाम की तरह वकील कौम गुलाम होके आती है और उनके लिए वोट डाल के चली जाती है और वो चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद कहाँ लॉ कॉलेज खुलना है, उससे कितना करोड़ रुपए का फंड लेना है, वो अपना फंड लेके और वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। ऐसे कम से कम 15 से 20 लोग बार काउंसिल में जिनका बिजनेस चल रहा है, सालों साल हर बार वो जीतते हैं। लेकिन ये भूल जाइए कि वो कोई वकीलों की वोट से जीत रहे हैं। उन्होंने सब ने अपने अपने पॉकेट्स बना रखे हैं, जैसा डॉक्टर साहब जैसा गुजरात गोवा में होता है। गोवा में क्या है मैं आपको बताऊं, ये मैं चुनाव के दौरान वहाँ काम करके महसूस किया। वहाँ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी हैं, जिसके जेब में 9000 वोट है वो MLA बन जाता है। तो वहाँ लोगों ने क्या कर रखा, 9000 लोगों का वो इकट्ठा जो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार उनको पकड़ा देते हैं और साल में एक उनकी मीट शराब की पार्टी करते हैं। तो 5 साल में 5 पार्टी और सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये, और वो चुनाव चुन के पूरा वोट पड़ जाता है और वो विधायक बन जाते हैं। तो वो कभी बीजेपी के साथ जाकर उसकी सरकार बनवा देते हैं, कभी किसी के साथ जाकर बनवा देते हैं। ऐसे लोगों की कई विधायक वहाँ इस तरह के बनते हैं। उसी तरह यहाँ बार काउंसिल में है, कुछ लोग हैं जो पैसे के दम पे यहीं से पैसा कमाते हैं। वो जो लॉ कॉलेज खुलते हैं उनकी मान्यता देने के लिए वहाँ से वो पता नहीं क्या क्या लेते होंगे और फिर वो यहाँ चुनाव में थोड़ा सा उसमें से खर्च कर देते हैं।
तो इस तरह पॉकेट वोट यहाँ भी बना रखी हैं। और हमारे समाज की सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्टी है जो प्रैक्टिकली जिसे आप नहीं समझेंगे, जो अनुभवी हैं उनको समझ आएगा। जब हमारे समाज का कोई वकील बन के आता है, ज़्यादातर तो कोई जो आएगा वो फर्स्ट कमर होगा, उनकी फैमिली में कोई दूर से दूर तक वकील नहीं रहा, वो खुद बनेगा, उसका स्ट्रगल अपने आप से शुरू होता है। तो उसे पहले तो उसे कोई सीनियर नहीं मिलता कि कोई सीनियर जिसके पास वो प्रैक्टिस कर ले। किसी से अप्रोच लगा के यार दोस्त के थ्रू, किसी के थ्रू वो किसी के पास जाके जूनियर बनता है, और फिर जिसका जूनियर बनता है वो कहता है यार एक पार्टी आज और तुम्हें चलना है सबको। और फिर जिस बेचारे को अभी जूनियरशिप शुरू की है कहीं किसी के पास जाके, जेब में पैसा है नहीं, अब उसे कोई बढ़िया सी पार्टी खाने को मिल जाए, अगर पीने का शौक हो तो अच्छी सी शराब पीने को मिल जाए, तो वो तो उसका तो समझ लो सब कुछ वो खुदा वो बन गया, वो उसका गुरु, बॉस। अरे बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस ने कहा भाई इसको वोट देनी है, तो उसका तो आप कितने समाज करते रहो। लेकिन जो हमारा जो छोटा भाई जो जूनियर अभी आया है, वो जिस सीनियर के पास काम कर रहा है, वो सीनियर जहाँ वोट डलवाएगा वो वहीं डालेगा। वजह है उसकी, क्योंकि हमारा कोई अपना प्लेटफॉर्म ढंग का बन नहीं पाया। हमने कोशिश की थी, आपको याद होगा डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो राष्ट्रीय स्मारक है, वहाँ पे 600-700 वकीलों की भी मीटिंग हुई है, हमने की है। और हमारी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए, बाहर का सिलसिला टूटना चाहिए। इतिहास इतना गंदा हो गया हमारा, एक बार कौंसिल तक का नहीं चुन के लाते। हमने कोशिश की, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे कई साथी हमारे बीच के कहते हैं अरे मेरा तो जनरल साइड सीट से ही जीत रहा हूँ मैं, तो तुम मत लड़ाओ, मैं तो अपने दम पे लड़ लूँगा। ऐसे अपने दम पे लड़ने वाले कम से कम 10 से 15 हो जाते हैं, 10 से 15 तो हो जाते हैं अपने दम पे लड़ने वाले। और 10 से 15 ऐसे हो जाते हैं जैसे भाई मैं गौतम साहब और हमारा एक मिलना जुलना रहता तो चलो जी एक ग्रुप ही हो गया, एक कांति प्रसाद ने उधर बना रखा है उनका ग्रुप हो गया, महेंद्र सब मिल के चलो जी एक हम अपना लड़ा लेते हैं, ऐसे करके 10-12 ही हो जाते हैं। तो टोटल मिला के 25-30 शेड्यूल कास्ट लोग चुनाव लड़ते हैं, और उन 25-30 में ज़्यादातर तो पहले ही उसमें आउट हो जाते हैं, एक आध लास्ट तक पहुँचता है, वो भी वो जो जैसे कबड्डी खेलते हैं वो होती लाइन, वो लाइन से पहले ही उसका सांस टूट जाता है। तो ऐसे हम लोग लगातार हार रहे हैं, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद अभी भी नहीं, आज भी ये मत कहना निराशावादी हूँ, मुझे आज भी उम्मीद नहीं लग रही है कि समाज के ये लोग मानेंगे, और ये चुन के जो मिशनरी साथी कोई अगर लड़ रहा है या लड़ाए उसको चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। फिर वही खेमेबंदी होगी, फिर वही दारू की पार्टियाँ तो खैर शुरू हो चुकी होंगी, हम अब थोड़े से कटे हुए हैं इसलिए पता नहीं है। वो पार्टी तो साल पहले दारू की पार्टी शुरू हो जाती है, मीटर दारू खुल के चलता है। एक बार का मुझे याद आता है, एक मिस्टर मलिक थे, और वो मलिक जी तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, उदित राज जी मलिक साहब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, रिटायरमेंट होके वो आ गए वकालत में, उनका लवली पब्लिक स्कूल के मालिक, अब डेथ हो गई उनकी। उन्होंने चुनाव लड़ा बार काउंसिल का, और अपने लवली पब्लिक स्कूल में उधर गीता कॉलोनी पुस्ते से उतर के उधर कहीं उन्होंने पार्टी रखी, महंगी शराब और बहुत मीट हर तरह का, और पार्टी में कम से कम उसमें आए होंगे 2-2.5 हज़ार वकील, बहुत तगड़ी पार्टी, शायद 1-2 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए हो। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उनको 54 वोट मिली। तो ये एक हमारे इसे वकीलों को जिसको कहते हैं ना जागरूक कौम है, इंटेलेक्चुअल कौम है, ये हमारी ऐसी जागरूक कौम है, इन्हें मतलब मीट शराब के लिए मर जाते हैं। अरे 100-150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये खर्च करके तो तुम पूरा परिवार खा लेगा, ये सच्चाई है। 300 रुपये में पूरा परिवार घर में खाना खा लेगा, लेकिन वो 200-300 रुपये के चक्कर में 200 रुपये 300 रुपये का पेट्रोल लगा के जाएंगे उसकी पार्टी में। मतलब कितनी गंदी बात है। पहले तो ये तय करो अगर वास्तव में तुम ईमानदार हो समाज के प्रति, तो किसी की दावत खाने नहीं जाओगे। अपना जो सब्सक्रिप्शन जमा करना होता है, वो सब्सक्रिप्शन किसी दूसरे वाले से जमा नहीं करवाओगे। कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में तो अपनी एक टीम बनाओ, उसमें बताएं हम सब लोग चंदा करके उसका जमा कर देंगे। क्यों जमा करवाएं इससे हम? अब जिससे सब्सक्रिप्शन जमा करवा रहे हैं, जिसकी दावत खा रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं शर्म आ जाती है। सोचता है यार सेकंड, चलो फर्स्ट नहीं तो सेकंड दे दो उसे, सेकंड नहीं तो थर्ड दे दो। और वो खुद कहता है यार तू 5 भी दे देना, पर दे देना। उसे पता है इसके जिनको ये 4 को देगा वो तो पहले आउट हो जाएंगे, इसका वोट मेरे में काउंट होगा ही होगा। वो सारा टेक्निकल इलेक्शन है, और उस टेक्निकल इलेक्शन में हम कहीं ना कहीं अपनी गलती से मात खाते हैं। निश्चित तौर पर इतिहास बदल सकता है, हम जीत सकते हैं, हमारी ताकत कम नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। 10-12-25 नहीं होंगे, 10-12 हज़ार वकील तो मिनिमम हैं। और 10-12 हज़ार वकील अगर ईमानदारी से उनमें से 20% लोग मिलकर एक तालमेल बना के अगर टीम तय कर लें, तो कम से कम 4 लोग को तुम जिता के भेज ही सकते हैं। और कुछ ना हो तो कम से कम आज इतना ही तय कर लो, कोशिश करके देख लो कि भाई 2 कोर्ट
से एक लड़ाएंगे। जैसे द्वारका और साकेत तय कर लो, द्वारका और साकेत का जितना भी दलित वोट है, मैं भी माइनॉरिटी पर, पिछड़ी और बहुजन समाज पर नहीं जा रहा सर, सॉरी, बहुजन है वो हमारा लक्ष्य है, पर जब दलित जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक बहुजन की बात करना बेईमानी होगा। पहले दलित को इकट्ठा कर लें, उधर मुस्लिम को अपने साथियों को लगाएं, तुम मुस्लिम को इकट्ठा करो, ओबीसी को लगाएं, तुम ओबीसी को इकट्ठा करो। इस तरह करके जब हम इकट्ठे हो जाएं फिर चारों साथ बैठ सकते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि मिशनरी ओबीसी निकालो, मिशनरी एससी निकालो, मिशनरी एसटी निकालो, मिशनरी माइनॉरिटी निकालो, और उनको तय करके टारगेटेडली हम फिर उनको वोट करवाएं और उनको जिता के भेजें, ताकि वो बार काउंसिल में जाके हमारे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वहाँ पर प्रस्ताव पास करें फिर कि भाई आगे से एससी के 25 में से इतने रिजर्व होंगे, इतने ओबीसी के रिजर्व होंगे, इतने माइनॉरिटी के रिजर्व होंगे। ये लेकिन तब कर पाएंगे जब हमारी सह हो, और ये सह तब होगी जब मिशनरी लोग वहाँ हों। संसद में भी अगर मिशनरी हो ना तो संसद से भी इस काम को करवाया जा सकता है, पर वहाँ गुलाम बैठे, दिक्कत ये है सब लोग अपने अपनी पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। गुलामी से कुछ होने वाला नहीं है, और गुलाम का तो वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा इतिहास होता नहीं है। हमें समझना पड़ेगा सारी कुर्सी टेम्परेरी है, मेरी भी जाएगी, उदित राज जी की भी जाए, कोई और बनेगा, तो ये सोचना ही गलत है ये मेरे लिए बनी है। तो मेरा निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, आप दो काम कर लो, जैसे कड़कड़डूमा कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट, ये दो कोर्ट एक कैंडिडेट दे दो मिलके, उनमें वरिष्ठ लोग बैठ लो, वरिष्ठ लोग को दे दो, और उसमें भी टारगेट करो, एक वरिष्ठ लड़ाना, एक यंग लड़ाना है। केवल सीनियर भी नहीं कर सकते चूंकि यंग भी चाहिए और एक यंग भी दो, तो दो दो कोर्ट का एक पैनल बना लो। जैसे द्वारका इधर अपना रोहिणी कोर्ट और तीसदारी का मिला के एक बना लो, तो रोहिणी और तीसदारी कोर्ट में से तो कम 3 जिता सकते हैं हम, इतने वकील मुझे पता हैं। तो दो जगह से 3 कैंडिडेट चुन लो, एक अंडर 10 वाला ले लो, एक 10 to 25 वाला ले लो, एक अबाउट 25 वाला ले लो। इस तरह सीनियर वकीलों में से एक ले लो, एक मिडिल में से ले लो, एक यंगस्टर्स में से ले लो। तो ये 2 बड़ी कोर्ट है, तो 2 बड़ी कोर्ट से 3 कैंडिडेट ले लो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, पैनल बना के डिस्कस करके एक कोर कमेटी टाइप बना के, और उसके बीच में हम कैंडिडेट जो लोग अभी तक दिख रहे हैं लड़ना चाह रहे हैं, उनमें से ही कैंडिडेट हम कोई नया लाने की बजाय उनमें से ही कर लें। उनमें सिर्फ ये देख लें मिशनरी कौन है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, केवल अपने लिए सोचता है, उसको पहले से ही छोड़ दो, उसे उसके हाल पे छोड़ो, अपना आप जो कर रहा है करने दो। लेकिन जो लोग पहले से समाज के बीच में रहा है, समाज के बीच में काम किया है, सामाजिक मुद्दों पे लड़ता है, हर जगह दिखता है ये समाज के लिए भाई है, खड़ा है, ऐसे लोगों में से आप निकालिए। और इसी तरीके से जैसे आपका राउज एवेन्यू हो गया और दूसरी कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, उनमें से पैनल बना के 1-2 कैंडिडेट उधर से ले लो। तो ऐसे अगर हम करके एक सिस्टमेटिक एक स्ट्रेटजी बना के करते हैं, तो मुझे उम्मीद है हम 4 से 5 कैंडिडेट आसानी से जिताने की पोजीशन में हैं। समय लेकिन कम है, हम इतना ज़्यादा लेट हैं, मुझे पता नहीं कितना हम इसे वर्कआउट कर पाएंगे, लेकिन अगर कर सकते हैं, अगर यहीं से कुछ लोग अगर सजेशन दे दें नाम, तो एक ऐसा एक कोर टीम बना दें, लेकिन वो नाम उसका आए जो खुद ना लड़ना चाहता हो, क्योंकि जब लड़ने वाला ही उसमें आ जाएगा फिर तो कुछ बनेगा नहीं। ऐसा आदमी आए जो साफ कहे भी हम नहीं लड़ेंगे। कई बार लोग मेरे पे भी आरोप लगाते हैं तुमने कहा था, लेकिन मैं आज भी अड़िग हूँ। मैंने हमेशा कहा मैं कभी बार काउंसिल का इस तरह कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो कभी नहीं लड़ा, ना बार काउंसिल का लड़ा, ना बार एसोसिएशन का लड़ा, लेकिन मैं विधायक बनकर तो कह रहे आपने तो फ़ायदा उठा लिया। भाई मुझे कोई बता दो, मैंने किसी वकील को ये कहा हो भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आम आदमी पार्टी से, मेरे लिए काम करने आना, एक भी बता दे, या मेरे को टिकट मिलना तुम थोड़ी पैरवी करवा दो, या मेरे लिए कोई जुलूस मीटिंग करा दो। वो पॉलिटिकल बाई चांस जाना हुआ, वो भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने तय किया, इसी तरह कुछ लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ते लेकिन चाहते हैं हमारा प्रतिनिधि जाए, जो लोग समाज को लेकिन एकजुटता पे काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों का एक पैनल बना के और उनके द्वारा फिर बातचीत करके जल्दी से 15-20 दिन के अंदर अंदर हम लोग कैंडिडेट्स अपने 5-6 कैंडिडेट पूरे दिल्ली से डिसाइड कर पाएँ, और फिर उनके लिए हम लोग थोड़ा फंड भी अरेंज करें। ये ना सोचे भाई वो अब उसको हमने कर दिया वो पूरा खर्चा उठाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। हम लोग मिलजुल के थोड़ा थोड़ा फंड अरेंज करें और पार्टियां भी अरेंज करें, देखिए मैं कोई इतना विद्वान आदमी नहीं हूँ मैं पैरामीटर तय कर दूँ। पैरामीटर वरिष्ठ लोग बैठ के तय कर लें, मैं भी उसका एक हिस्सा बन सकता हूँ। तो हम लोग एक टीम बना के ऐसा कर लें। और दूसरा रही एक लास्ट बात, हम लोग कुछ पार्टियां आयोजित करें और उसमें हम कुछ लोग चंदा करके हम ही पार्टी खिलवा देंगे, किसी और की खाना मत जाओ पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय भीम। तो साथियों ये डोमा, ठीक है बैठो आप।